कंफर्म बस कर देना। ओके, हो गया ना रिकॉर्डिंग स्टार्ट? रोशनी, रिकॉर्डिंग मैसेज गया है? ओके, अच्छा देखो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा तो फिर हम लोग डिस्कस क्या करेंगे आज? जीएसटी पे, जीएसटी क्लास है तो जीएसटी में ही डिस्कशन होगा। तो जैसे कि अगर आप लोगों को याद होगा, हम लोग का प्रीवियस जो डिस्कशन था जीएसटी में, एंड दैट वाज टैक्स इनवॉइस के बारे में बात हो रहा था कि भाई जीएसटी में जो टैक्स इनवॉइस होता है उसमें उसका पूरा का पूरा फीचर्स, उसका कैरेक्टर्स के बारे में हम लोगों ने पूरा देखा था कि किस तरह से टैक्स इनवॉइस काम करता है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट कैसे काम करता है। आई होप नोट्स भी आप लोगों को मिल गया होगा। तो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, टैक्स इनवॉइस, उसमें और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हम लोगों ने पढ़ा था सर, याद होगा आप लोगों को, HSN सर, हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर, HSN कोड। आप लोग बहुत सारे जीएसटी बिल में HSN कोड के बारे में देखते होंगे, देखते हो कि नहीं देखते हो? हाँ सर, देखते हो ना? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हेलो? यस सर। यस सर, ओके। सबको मेरा साउंड तो है ना प्रॉपरली? ठीक है। तो ये सब डिस्कशन लास्ट क्लास में हुआ था, पर आज क्या करेंगे? आज बात करेंगे सर ई वे बिल में। हाँ, किस में बात करेंगे? ई वे बिल। अब ये ई वे बिल के बारे में भी मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा स्टार्ट किया था कि ई वे बिल होता क्या है। इसके बाद और 2 चैप्टर होगा, जिन लोगों का जीएसटी पूरा का पूरा कवर होके रखा है उनके लिए बोल रहा हूँ कि इसके बाद बस एक ही चैप्टर है, एक या 2 चैप्टर भी बोल सकते हो, पेमेंट एंड रिटर्न फाइलिंग। ठीक है, तो आज ई वे बिल एंड फिर पेमेंट एंड रिटर्न फाइलिंग के बारे में एक क्लास में मैं बात कर लूँगा। तो ये जो ई वे बिल है, आज मैं उसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ। तो ई वे बिल इज अ बहुत इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट्स हो गया आज के डेट में। मतलब अगर ई वे बिल नहीं है तो फिर आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, सिंपल बात है। लेकिन सर कुछ लिमिटेशन है, ऐसा नहीं कि हर गुड्स के लिए ये वाला बात हो रहा है। मतलब देर आर फ्यू गुड्स, या फिर एक अमाउंट का लिमिट है, नॉर्मली 50,000 का लिमिट बनाया गया है। तो सबसे पहले ये लिमिट वगैरह तो जान ही लेंगे सर, बट बिफोर दैट क्यों ना ई वे बिल के बारे में जान लेते हैं। तो चलो सर, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप देख लो ई वे बिल के बारे में आपको क्या जानने का ज़रूरत है और किस तरह से हम लोग ई वे बिल के बारे में काम करते हैं। रियल लाइफ कॉन्सेप्ट है ई वे बिल का, डे टू डे यूज़ है सर, डे टू डे यूज़। स्क्रीन शेयर है ना सर? हेलो? है तो सर। ओके, जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोग इनवॉइस के बारे में डिस्कशन किए थे, और इनवॉइस के अंदर हम लोग डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, HSN कोड, SSE कोड, सर्विस के केस में SSE कोड होते हैं, गुड्स के केस में HSN कोड होते हैं, सबको याद है? ठीक है, तो एग्जैक्टली दीज आर डिस्कशंस जो हो चुका है लास्ट क्लास में। आज का जो एरिया ऑफ डिस्कशन है दैट इज ई वे बिल। व्हाट इज ई वे बिल? ई वे बिल रूल्स, जनरेशन, प्रोसेस एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो चलो देखते हैं ई वे बिल के बारे में क्या जान सकते हैं और कितना वाइटल पॉइंट है। ओके, तो बिफोर मूविंग टू ई वे बिल डिटेल्स, आपको मैं एक बार जीएसटी पोर्टल में लेके जाना पसंद करूँगा। तो अगर आप जीएसटी पोर्टल में जाते हो गवर्नमेंट का, तो विजिट जीएसटी पोर्टल, एंड जीएसटी पोर्टल में जाके जस्ट विजिट सर्विस एरिया। सर्विस में जाके आप चले जाओ सर ई वे बिल सिस्टम। क्या दिखाई दे रहा है सर जो मैं आप लोगों को लेके आया? दिखाई दे रहा है सर ई वे बिल सिस्टम जीएसटी के अंदर? बताइएगा सर। हेलो? हाँ सर। ओके, नाउ ई वे बिल में मैंने क्लिक किया। ठीक है, अब एक देख सकते हो आप यहाँ पर, ऐसे लास्ट दिन भी मैंने ये वाला एरिया आपको कवर कर रहा था कि यूज़ ऑफ ई वे बिल, मोड ऑफ जनरेशन, कंटेंट्स, वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल। तो मैं आज उसी के बारे में चर्चा करूंगा बिकॉज इंपॉर्टेंट डिस्कशंस है। तो मूवमेंट ऑफ गुड्स अंडर जीएसटी इसी के अंदर एक्चुअली आ जाता है ई वे बिल के बारे में। तो क्लिक हियर टू गो टू ई वे बिल पोर्टल। तो चलो हम लोग ई वे बिल पोर्टल में चलते हैं। ओके, ये अलग साइट है ई वे बिल gst.government.in। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि किस तरह से ई वे बिल का साइट में हम लोग आ गए। इसमें आपको ई वे बिल रिलेटेड सारा का सारा कॉन्सेप्ट, डिटेल्स, नोटिफिकेशंस, गवर्नमेंट की साइट है सर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ई वे बिल सिस्टम। रजिस्ट्रेशन में जाओगे तो आपको ई वे बिल रजिस्ट्रेशन, एनरोलमेंट फॉर ट्रांसपोर्टर, ई वे बिल फॉर सिटीजन्स के बारे में पता चलेगा। ठीक है,
तो रजिस्ट्रेशन में क्लिक करोगे रजिस्ट्रेशन डेटा आएगा, एनरोलमेंट फॉर ट्रांसपोर्टर करोगे तो ट्रांसपोर्टर आएगा। इवन इसके अंदर आप देख सकते हो ई वे बिल, फास्ट टैग। आजकल तो फास्ट टैग आप लोग जानते ही हो ना सर, बिना फास्ट टैग का गाड़ी का मूवमेंट नहीं होता ना टोल टैक्स में, जानते हैं कि नहीं जानते? हर बैंक के साथ कनेक्टेड किया हुआ है टोल प्लाजा में। हाँ सर, नेशनल हाईवेज में। आई होप एक्सपीरियंस है आप लोगों को, है ना? है सर। तो एग्जैक्टली तो जैसे कि अच्छा आज क्लास में सभी का बहुत सारा तबीयत खराब है, ठीक है, मैं ज़्यादा पूछूंगा नहीं, ठीक है, मैं बस बोलते जाऊंगा। अच्छा, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से फास्ट टैग काम करता है। ई वे बिल भी कुछ उसी तरह का काम करते हैं, लिंकिंग वे ऑफ ई वे बिल विद व्हीकल मूवमेंट, RFID data from state check post movement of vehicles and वाहन validation of vehicle details। ठीक है, ये वाहन के बारे में भी बात करूंगा मैं, और बेसिकली ये स्टेट चेक पोस्ट में काम होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो ई वे बिल का एरिया है ये बहुत वाइटल हो गया आज के डेट में कि भाई मतलब जो भी बिल मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो गाड़ी के थ्रू से जब भी कोई गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में पहुंचते हैं तो उसी का नॉट जस्ट कि अलग स्टेट्स, इवन सेम स्टेट के अंदर भी जब गुड्स का मूवमेंट होता है तो उसके लिए भी आपको ई वे बिल जनरेट करना जरूरी होता है। पहले सिर्फ वे बिल बोलता था, आजकल ई वे बिल। तो पहले देखते हैं सर, अंडर जीएसटी ट्रांसपोर्टर शुड कैरी एन ई वे बिल when moving goods from one place to another when certain conditions are satisfied, when certain conditions are satisfied। अगर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो फिर ट्रांसपोर्टर को ई वे बिल लेके जाना पड़ेगा, शुड कैरी। अब इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, ई वे बिल है क्या, ठीक है, ई वे बिल है क्या, व्हेन टू जनरेट, हु शुड जनरेट, केसेस व्हेन ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड, स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस इंडिया, हाउ टू जनरेट ई वे बिल, वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एंड कुछ ई वे बिल रिलेटेड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कुछ एरिया है जो हम लोग आज क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ रिसेंट अपडेशंस है, ठीक है, तो ये अपडेशंस आप लोग बाद में भी गो थ्रू कर सकते हो, आंख लगा सकते हो इसमें, बट मैं मेन पॉइंट में आता हूँ। अच्छा, वाहन ई वे बिल इंटीग्रेशन, वाहन इन ई वे बिल इंटीग्रेशन क्या है सर? वाहन ई वे बिल इंटीग्रेशन सर, इन February 2020 ई वे बिल पोर्टल हैज बीन लिंक्ड टू वाहन सिस्टम। अब मैं आपको बोला ना, वाहन मतलब बेसिकली आप जानते हो कार या गाड़ी, मतलब जिसके थ्रू से गुड्स का मूवमेंट होता है, स्पेशली ट्रक के बारे में बताया जा रहा है ऑब्वियसली। तो ये जो वाहन सिस्टम है इसके साथ ई वे बिल को इंटीग्रेट करना, मतलब वाहन जिस पर्टिकुलर गाड़ी में जा रहा है उस गाड़ी का डिटेल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए वाहन का ऑल अबाउट लिंकिंग ई वे बिल टू वाहन पोर्टल। तो व्हाट इज वाहन? ये देखो मैंने आपको अभी दिखाया ना, जस्ट मैंने आपको वाहन के बारे में बताया। लुक हियर, दिस इज वाहन। ओके, तो ई वे बिल सिस्टम के अंदर वाहन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाहन मतलब व्हीकल का डिटेल्स का मतलब ऑनलाइन डेटा, जिसमें हर एक गाड़ी का डिटेल्स जो भी मार्केट में चलता है, रास्ते में चलता है, ऑल ओवर इंडिया में, उसके अंदर रहता है। तो उस वाहन को क्या कहते हैं सर? वाहन इज ए नेशनल रजिस्टर which act as a central repository of crucial information related to registered vehicles. It is an initiative by the Ministry of Road Transport and Highways. Details of the registered vehicles can be searched on the system using the following parameters। गाड़ी का सारा गाड़ी का डिटेल्स यहाँ पर मिल जाता है। इसमें मेनली रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द व्हीकल, हर व्हीकल का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है, एवरी व्हीकल हैव सम रजिस्ट्रेशन नंबर, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर होता है। चैसिस नंबर हर, हाँ बोलो। वाहन तो ये होता है तुम्हारा लाइसेंस, हाँ ऑब्वियसली, यस, लाइसेंस भी वो भी देता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली वाहन सिस्टम जिसमें गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द व्हीकल, तो रजिस्ट्रेशन नंबर व्हीकल का कहाँ मिलता है? लाइसेंस करने के टाइम पे भी मिलता है ना। तो एग्जैक्टली चैसिस नंबर, जब गाड़ी बनता है तो उस हर एक गाड़ी का एक चैसिस होता है, यू आर राइट, ठीक है, तो चैसिस के ऊपर गाड़ी को बनाया जाता है। स्पेशली ट्रक के केस में आप देखोगे कि उसका एक चैसिस होता है, ठीक है, गाड़ी का चैसिस देखे होंगे आप लोग रोड पे, ठीक है। इंजन नंबर, हर इंजन का एक अलग नंबर होगा, ये सब डिटेल्स मैच करना जरूरी है। तो ये मैच ई वे बिल के साथ मैच करेगा। मल्टीपल सर्विस सच एज व्हीकल रजिस्ट्रेशन, इशू ऑफ रिन्यूअल ऑफ परमिट्स, कैलकुलेशन एंड पेमेंट ऑफ स्टेट टैक्सेस, मतलब रोड टैक्सेस बेसिकली, इशुएंस ऑफ रिन्यूअल ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट,
गाड़ी जो रास्ते में चलता है ना उसका फिटनेस सर्टिफिकेट होता होगा, ठीक है। आप लोग हर गाड़ी में, मतलब स्पेशली ट्रक का तो बहुत जरूरी है, जब तक गाड़ी फिटनेस मतलब सर्टिफिकेट पे पास नहीं होता गाड़ी रास्ते में चल नहीं सकता। सेटलमेंट ऑफ चलान एटसेट्रा कैन बी डन यूजिंग वाहन सिस्टम। तो ये सारा का सारा फिटनेस वगैरह एवरीथिंग वाहन सिस्टम के थ्रू से ही होता है। मतलब वाहन सिस्टम के अंदर हर एक चीजों का डिटेल्स मिलेगा आपको, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्यों ये पॉइंट में बात किया मैंने वाहन के बारे में। पर्पस ऑफ ई-वे बिल पोर्टल इंटीग्रेशन विद वाहन सिस्टम, बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है। द ई-वे बिल पोर्टल एंड वाहन सिस्टम आर इंटीग्रेटेड टू क्रॉस चेक and validate the registration number of a vehicle at the time of operating preparing e-way bill। मतलब जिस पर्टिकुलर गाड़ी का बिल बनाया जा रहा है वो गाड़ी क्या है, उस गाड़ी में क्या सामान जाता है। एनी सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट टू यूज अ व्हीकल नंबर फॉर ई-वे बिल जनरेशन बट नॉट रजिस्टर्ड ऑन द वाहन सिस्टम विल नॉट बी अलाउड, ठीक है। मतलब अगर एनी सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट टू यूज व्हीकल नंबर फॉर ई-वे बिल जनरेशन बट नॉट रजिस्टर्ड ऑन द वाहन सिस्टम, अगर वो वाहन सिस्टम में रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर वो नहीं होगा, ठीक है। तो वाहन को मतलब उसमें रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तो ये बेसिकली पॉइंट है। तो ई-वे बिल नहीं तो आप वाहन में अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो फिर आप जनरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये वाहन का डिटेल्स बाद में पढ़ते हैं सर, ई-वे बिल में फिर से आ जाते हैं, ठीक है। अब ई-वे बिल क्या है आपको समझ तो आ रहा है, बट डिटेल्स अभी भी कुछ बोलना बाकी है, ठीक है। तो ब्लॉकिंग एंड अनब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल, आपका ई-वे बिल को ब्लॉक भी किया जा सकता है और उसको अनब्लॉक भी किया जा सकता है। सर ये कैसे? सर ई-वे बिल जनरेशन इज ब्लॉक्ड फॉर टैक्स पेयर्स हु हैव नॉट फाइल्ड देयर रिटर्न्स फॉर द प्रीवियस 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स और क्वार्टर। जिन्होंने जीएसटी रिटर्न भरा नहीं है लगातार 2 महीना, 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स या फिर लगातार 2 क्वार्टर, जिनका क्वार्टर में होता है जिनको उनके क्वार्टर के हिसाब से, जिनका मंथली होता है उनको मंथली के हिसाब से, अगर वो नहीं भरता है तो फिर उनका ई-वे बिल जनरेशन ब्लॉक कर दिया जाएगा। और ई-वे बिल ब्लॉक मतलब गाड़ी का मूवमेंट ही नहीं होगा, सिंपल बात है। Thus, if a taxpayer has not filed GST or 3B for 2 more consecutive months, 2 or more consecutive months, then he or she cannot generate e-way bills to do dispatches and receive goods। ना तो वो गुड्स डिस्पैच कर सकता है और ना ही गुड्स रिसीव कर सकता है, रिजल्टिंग इन स्टैंड स्टिल, सब कुछ चुपचाप खड़ा हो जाएगा। मतलब बेसिकली बिजनेस का मूवमेंट ही बंद हो जाएगा। विदाउट मूवमेंट ऑफ व्हीकल बिजनेस हो ही नहीं सकता। हाँ सर, विदाउट मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स बिजनेस हो ही नहीं सकता। आप घर में बैठे बैठे फ्लिपकार्ट में ऑर्डर करते हो और अगर व्हीकल मूवमेंट बंद हो जाए तो फ्लिपकार्ट का ऑर्डर भी आपके पास नहीं पहुंचेगा। हम लोग घर में बैठे बैठे, आज अभी रेनी सीजन चल रहा है, घर में अच्छा अच्छा खाना बना रहे हैं लोग, वेजिटेबल्स लेके, जो भी चिकन मटन जो भी खा रहा है, बट व्हीकल मूवमेंट बंद हो जाएगा तो वो भी बंद हो जाएगा। तो व्हीकल तो सर लाइफ लाइन है हमारे सोसाइटी का। अगर स्पेशली रोड लाइन अगर बंद हो जाए मुश्किल हो जाएगा सर। जगह जगह में जो भी जरूरी चीजें हैं वो तो, नॉर्थ ईस्ट तो टोटली ब्लॉक हो जाएगा बिकॉज वहां पर तो प्रॉपरली रेल भी नहीं है। तो एग्जैक्टली व्हीकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Only when taxpayers file GST or 3B, the e-way bills will get unblocked। अगर आपका ब्लॉक होता है तो GST और 3B फाइल करो, अपना टैक्स रिटर्न फाइल करो, नेक्स्ट डे में आपका ये अनब्लॉक हो जाएगा। The system of e-way bill blocking was implemented from 2nd December 2019। 2nd December 2019 से ये ई-वे बिल को ब्लॉक करने के बारे में गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, ठीक है, इसको इंप्लीमेंट किया है। सर हर एक स्टेट को ई-वे बिल जनरेट रिक्वायरमेंट है। ऑल स्टेट्स रिक्वायर्ड टू यूज ई-वे बिल्स फॉर इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स। इंट्रा स्टेट मतलब सर स्टेट के अंदर, ओके, स्टेट के अंदर का जो गुड्स का मूवमेंट है हर एक स्टेट में ये ई-वे बिल रिक्वायर है। सर कब से? सर ई-वे बिल रिक्वायरमेंट फॉर इंट्रास्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स इन दिल्ली बिगन फ्रॉम 16 जून 2018, बट उससे पहले बाकी स्टेट्स में हो गया था। ई-वे बिल ऑपरेशंस आर कंपलसरी फॉर इंट्रास्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स फॉर ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट दिल्ली 3 जून 2018, मतलब बिफोर दिल्ली बाकी स्टेट्स में हुआ है। ई-वे बिल ऑपरेशंस आर कंपलसरी फॉर इंट्रास्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर एंड नगर हवेली, दामन दीव, लक्षद्वीप। बेसिकली क्या है ये सब? यूनियन टेरिटरीज। महाराष्ट्र मणिपुर फ्रॉम 25 मई, अच्छा इसके अंदर महाराष्ट्र भी है और मणिपुर भी है, फ्रॉम 25 मई 2018। ई-वे बिल ऑपरेशंस आर एनेबल्ड ऑन ट्रायल बेसिस फॉर द इंट्रास्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स। ओडिशा में 23 मई 2018 से ट्रायल बेसिस में चालू हुआ है। रोल आउट ऑफ ई-वे बिल सिस्टम फॉर इंट्रास्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स इन द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, सिक्किम एंड पुडुचेरी में 25 अप्रैल 2018 से चालू हुआ। तो बेसिकली ये सब डेट इसलिए मैंने आपको बताया कि भाई कौन से स्टेट में ई-वे बिल कब से चालू हुआ। एक्चुअली ये स्टेट का भी ऊपर डिपेंड करता है कि इंट्रा स्टेट के लिए
इंपॉर्टेंट है कि नहीं है ई वे बिल, वो स्टेट टू स्टेट भी वैरी करता है। अगर कोई स्टेट ई वे बिल के बारे में उतना स्ट्रिक्ट डिसीजंस नहीं लेता है तो फिर वहां पर ई वे बिल मैंडेटरी नहीं है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ आगे आगे डिस्कस करूंगा, तो थोड़ा वेट कर जाओ सर, ई वे बिल के बारे में कुछ वाइटल पॉइंट एक बार बात हो जाए। ये ई वे बिल जनरेशन का एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग वे बिल एंट्री फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर इसको? सर यहाँ पर धुंधला सा दिख रहा है ना। Latest update on 26 September 2018. New enhancement are done in e-way bill generation from released on 1st October 2018. तो ये जो यहाँ पर है थोड़ा सा मतलब इसका फट गया है पिक्चर, तो एक काम करते हैं हम इसी को, क्या ये जूम नहीं हो सकता? जूम तो होना चाहिए। एक सेकेंड सर, ये जूम का ये वाला एरिया, क्या अभी थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है ना देखने में? हाँ सर, पहले से बेहतर है। तो बेसिकली दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ सर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इतना बताइएगा बस। है दादा। ओके, तो ये जो एंट्री फॉर्म है, ये तो बेसिकली जब आप जीएसटी पोर्टल के साइट पे जाके फॉर्म को फिलअप करोगे ना, तभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ट्रांजैक्शंस डिटेल्स, इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट टाइप्स में एनहांसमेंट 1, एनहांसमेंट 2, एनहांसमेंट 3, 4, 5, 6 एनहांसमेंट के बारे में कहा गया। एनहांसमेंट 1 में कहा गया है सर, डिस्प्ले ऑफ ओवर ऑन रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, डिस्प्ले ऑफ ओनली रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स टाइप्स। मैं बाद में जब इसका इमेज आपको शेयर करूंगा आप अच्छे से देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा इमेज फट रहा है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। डिस्प्ले ऑफ ओनली रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स टाइप्स इन एडॉप्शन बेस्ड ऑन द सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन सब टाइप। यहाँ पर बोला है सर ऑटो पॉपुलेशन स्टेट नेम बेस्ड ऑन द एंटर्ड पिन कोड। फिर 3 में बोला है स्टैंडर्ड रेट्स एंड टैक्स कैलकुलेशंस प्रोवाइडेड, एडिशनल फील्ड्स ऑफ एंटर सेस नॉन अवॉइडेबल एंड इनवॉइस अमाउंट वगैरह, एंड ऑल्टरनेटिव पॉपुलेशंस ऑफ एसएमएस इन केस ऑफ इनवॉइस वैल्यू 10 करोड़ से ज़्यादा है, इसके बारे में बोला है। एंड ट्रांसपोर्टर आईडी इज कंपलसरी फॉर जनरेटिंग पोस्टल स्लिप। तो ये बेसिकली आपको मैं बाद में जब शेयर करूंगा आप देख लेना एक बार, ये बस एक दिखाने के लिए था और कुछ नहीं। तो ई वे बिल जब जनरेट होता है ना, तो उसको देखने में कुछ ई वे बिल एंट्री फॉर्म कुछ देखने में ऐसा होता है। ठीक है, एक बेसिकली ये जनरेट कहाँ से होता है? वही सर जहाँ से आपको मैंने तभी से दिखा रहा हूँ। ये तो आपका ई वे बिल सिस्टम है। यहाँ पर ई वे बिल रजिस्ट्रेशन में जाओ, यहाँ पर जीएसटी नंबर पुट करो, यहाँ पर कोड पुट करो जो भी आएगा, और फिर ई वे बिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको ई वे बिल रजिस्ट्रेशन मिलेगा। बस और कुछ नहीं है सर। बस इसी तरह से होता है, जो भी रियल लाइफ में दिखता है उसका बस एक थोड़ा सा झलक मैंने आपको दिखाया। Okay. Now, multi-vehicle updation is possible for the e-way bill. Even multi-vehicle updations is also possible. In case of bill to and ship to, now consignor consignee के केस में either of them can generate e-way bill. मतलब जो consignor है और जो consignee है, या तो seller मतलब consignor मतलब हो सकता है कि मतलब आपका कोई एजेंट है, आप लोग जानते हो कंसाइनमेंट अकाउंट, सपोज आपका कोई एजेंट है जो पटना में बैठे बिजनेस करता है आपका ही प्रोडक्ट, आप कोलकाता से उनको सेम प्रोडक्ट कंसाइनमेंट में भेजते हो और वो उसको वहां पर पटना में सेल करता है या दिल्ली में सेल करता है या चेन्नई में सेल करता है। तो इन दैट केस ये जो ई वे बिल है, इवन बिल टू एंड शिप टू, दैट इज सेलर एंड बायर, कोई भी जनरेट कर सकता है ई वे बिल। तो इस तरह का मतलब टेक्नोलॉजी बिल्डअप हुआ है करंट ई वे बिल में। सर तब से ई वे बिल चल मतलब बके जा रहे हो, सर ई वे बिल है क्या? E-way bill is an electronic way bill for movement of goods to be generated on the E-way bill portal. कहाँ जनरेट होता है सर? E-way bill पोर्टल में। पोर्टल तो मैं तब से दिखा रहा हूँ आपको, दिस इज E-way bill सिस्टम पोर्टल। ओके, अब E-way bill पोर्टल में क्या करना होता है? ये जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट ट्रांसपोर्ट गुड्स, पॉइंट टू बी नोटेड सर, ए जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट ट्रांसपोर्ट गुड्स इन अ व्हीकल हुज वैल्यू एक्सीड ₹50,000। आप समझ रहे हो सर? एक जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन अपना गुड्स को मूवमेंट नहीं करा सकता, ट्रांसपोर्ट नहीं करा सकता जिस पर्टिकुलर गुड्स का वैल्यूएशन 50,000 से ज्यादा होगा। मतलब 50,000 से ज्यादा अमाउंट का गुड्स
आप विदाउट एनी ई वेबल आप डिलीवरी मतलब रास्ते में लेके निकल ही नहीं सकते, सिंपल बात है। सिंगल इनवॉइस मतलब इनवॉइस वैल्यू के हिसाब से, सिंगल बिल भी हो सकता है या डिलीवरी चालान के बेसिस पे, मतलब जो भी बिल जनरेट होता है ना या मतलब ई वे बिल जनरेट होता है वो इनवॉइस के बेसिस में होता है। और इनवॉइस क्या होता है ये आपने लास्ट क्लास में देखा, बिल क्या होता है आप जानते हो, डिलीवरी चालान भी आप लोग जानते हो। विदाउट एन ई वे बिल दैट इज जनरेटेड ऑन, विदाउट एन ई वे बिल नहीं होगा। कहाँ जनरेट होता है, ई वे बिल gst.government.in, ये देखो ई वे बिल gst.government.in, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, इसी पर्टिकुलर साइट में जाके जनरेट होगा। अल्टरनेटिवली ई वे बिल कैन ऑल्सो बी जनरेटेड कॉल्ड थ्रू SMS, एंड्रॉइड ऐप एंड बाई साइट टू साइट इंटीग्रेशन थ्रू API। आजकल एंड्रॉइड ऐप भी बना हुआ है ई वे बिल के ऊपर। व्हेन एन ई वे बिल इज जनरेटेड ए यूनिक ई वे बिल नंबर, EBN बोलते हैं सर, जब एक ई वे बिल जनरेट हो जाता है आपको एक EBN नंबर मिलेगा, ई वे बिल नंबर इज एलोकेटेड एंड इज अवेलेबल टू द सप्लायर। किसको किसको वो सप्लायर मिल जाएगा, सप्लायर को मिलेगा, रेसिपेंट को मिलेगा एंड ट्रांसपोर्टर को दिया जाएगा। अब ये EBN नंबर के बेसिस में ही वो पूरा का पूरा डिस्पैच एंड रेसिपेंट का जो भी प्रोडक्ट रिसीव करने का बात है, ये गुड्स का जो रिसिपेंट का बात है वो तभी हो सकता है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज सर व्हेन शुड ई वे बिल बी इशूड। सर आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, हेलो? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, क्वेश्चन क्या है, व्हेन शुड ई वे बिल शुड बी यूज्ड, इशूड मतलब कब इसको इशू करना चाहिए। ई वे बिल विल बी जनरेटेड व्हेन देयर इज ए मूवमेंट ऑफ गुड्स इन अ व्हीकल या कन्वीनियंस। ठीक है, व्हीकल्स में या कन्वीनियंस में जब गुड्स का मूवमेंट हो तभी होगा। वैल्यू मोर देन क्या होना चाहिए, 50,000। तो क्या सर 50,000 के नीचे GST ई वे बिल जनरेट नहीं करना चाहिए? सर नॉर्मली तो नहीं करना चाहिए, बट एक्सेप्शनल पॉइंट्स तो हर चीज में होता है, यहाँ पर भी है। अच्छा, आइदर ईच इनवॉइस और इन एग्रीगेट ऑफ ऑल इनवॉइस, मतलब या तो एक इनवॉइस का वैल्यू 50,000 हो जाए या फिर एग्रीगेट ऑफ ऑल इनवॉइस जो व्हीकल में जा रहा है सब कुछ मिला के भी अगर 50,000 से ज्यादा हो जाए तो भी ई वेबल मस्ट है। ठीक है, इन रिलेशन टू सप्लाई होना चाहिए, रीजंस अदर देन सप्लाई भी हो सकता है, से फॉर रिटर्न, मतलब रिटर्न इज नॉट सप्लाई ना, बट रिटर्न भी ई वे बिल के अंदर आता है। अदर देन सप्लाई, जैसे मानो कि आप लोग ऑनलाइन में प्रोडक्ट परचेस करते हो, क्या रिटर्न बैक नहीं करते? हाँ सर, ऑनलाइन में प्रोडक्ट परचेस करके रिटर्न करते कि नहीं करते, बोलो तो सही। है दादा। तो एग्जैक्टली तो बड़े बिजनेस के लेवल में भी रिटर्न होता होगा। अगर आपका एक सिंपल रिटेल परचेस, एक सपोज आपने ऑनलाइन में एक मोबाइल लिया, आप ऑनलाइन में कोई शोपीस लिया, कोई कुर्ता कुर्ती टी शर्ट जीन्स कुछ भी लिए, आप उसको रिटर्न करते हो, तो ऐसा सबका मिला के भी कितना बड़ा अमाउंट हो सकता है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब बिजनेस के लेवल में से B2B लेवल में होता है, एक बिजनेसमैन एक सप्लायर और दूसरे बिजनेसमैन जो रिसिपेंट है उनके बीच में चल रहे हो, तब भी रिटर्न हो सकता है। तो रिटर्न भी एक टाइप ऑफ ई वेबल के अंदर आता है। तो इसीलिए इन रिलेशन टू सप्लाई भी हो सकता है, अदर रीजन मतलब अदर देन सप्लाई भी हो सकता है, ड्यू टू इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। अच्छा, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई ले रहे हो, इनवर्ड सप्लाई ले रहे हो, इन दैट केस ऑल्सो यूएबल मस्ट, वो रजिस्टर्ड नहीं है अनरजिस्टर्ड है, बट आप ले रहे हो ना, तो फिर आपको यूएबल जनरेट करना पड़ेगा। अनरजिस्टर्ड मतलब GST में रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसे किसी भी मतलब बिजनेसमैन से अगर प्रोडक्ट आप घर में लाना चाहते हो और मार्केट में 50,000 से ज्यादा का अमाउंट आप बेसिकली व्हीकल के थ्रू से लाना चाहते हो, आपके लिए ई वेबल मस्ट है। फॉर दिस पर्पस सप्लाई में बी आइदर ऑफ द फॉलोइंग। तो सप्लाई का मतलब क्या हो गया, सप्लाई क्या होना चाहिए, इस सप्लाई मेड फॉर ए कंसिडरेशन, सप्लाई कंसिडरेशन के बदले में होना चाहिए। कंसिडरेशन मतलब पेमेंट, कुछ पेमेंट करोगे और बदले में सप्लाई करोगे, और वो इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए। बट सर क्या जरूरी है कि ई वे बिल के लिए कोर्स ऑफ बिजनेस ही जरूरी है? नहीं सर, इवन अगर वो कोर्स ऑफ बिजनेस ना भी हो तो भी ई वे बिल मस्ट है। A supply made for consideration or payment which may not be in the course of business, हो सकता है कि वो बिजनेस के लिए सप्लाई हो ही नहीं रहा है, किसी स्कूल के लिए चेयर्स जा रहा है, किसी स्कूल के लिए कॉलेज के लिए कुछ भी जरूरी चीजें जा रहा है, आपका क्या बोलते हैं उसको, डिफेंस के लिए प्रोडक्ट जा रहा है, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकता है which may not be in the course of business, but in that case also यूएबल जरूरी हो सकता है। मतलब यहाँ पर सप्लाई का मतलब बताया जा रहा है, बट अभी किसमें छूट है वो तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। बहुत सारे जगह में छूट भी है कि भाई देयर इज एग्जम्पशंस कि भाई आपको ई वेबल का मतलब जनरेट करने का जरूरत नहीं है, ऐसा भी एरिया है। बट नॉर्मली बिजनेस केस में तो ई वेबल मस्ट है, और लिमिट तो आप लोग जान ही चुके हो।
ये सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। अब विदाउट कंसिडरेशन में पेमेंट हो रहा है, मतलब आप बदले में कुछ नहीं ले रहे हो, ऐसे ही गिफ्ट की तरह कर रहे हो। सिंपल टर्म्स, द टर्म सप्लाई यूजुअली मीन्स, इन सिंपल टर्म्स सप्लाई का मतलब क्या है? सेल, सेल ऑफ गुड्स एंड पेमेंट। सेल तो एक तरह का ट्रांसफर है, आप लोग जानते हो, सप्लाई है। ट्रांसफर, ब्रांच ट्रांसफर फॉर इंस्टेंस, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जा रहा है। बार्टर और एक्सचेंज, बार्टर एक्सचेंज तो समझते हो ना सर, बार्टर सिस्टम यू ऑल नो। बार्टर एंड एक्सचेंज मतलब जिसमें when their payment is by the goods instead of money, मतलब गुड्स के बदले गुड्स होगा, मनी का कोई भी कनेक्शन नहीं रहे, गुड्स के बदले गुड्स। आप लोग जानते हो पुराने जमाने में भी चलता था, आजकल भी बहुत सारे बिजनेस ऐसे बदले का कॉन्सेप्ट यूज करता है ना? अरे करता है सर, एक्सचेंज, फोन एक्सचेंज होता है, फिर आपका क्या बोलते हैं सर, सपोज मानो कि मेरे पास अच्छा चावल है, आपके पास अच्छा गेहूं है, तो हमारे अंदर बार्टर सिस्टम चल सकता है, और अगर कुछ भी एडजस्टमेंट हो प्राइस का वो देख लेंगे। बट बार्टर एंड एक्सचेंज सिस्टम इज देयर, बार्टर एंड एक्सचेंज सिस्टम इज देयर, तो उसको भी सप्लाई ही बोलेंगे। बार्टर हो रहा है क्या मतलब पैसा का कंसिडरेशन नहीं हो रहा है, तो क्या सब सप्लाई नहीं है? ऐसा नहीं बोल सकते। तो लॉ मैटर को क्लियर कट बता के रखता है कि भाई ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा हो सकता है। देयरफॉर ई-वेबल मस्ट बी जनरेटेड ऑन द कॉमन पोर्टल। बार बार मैं आपको दिखा रहा हूं, कॉमन पोर्टल मतलब जीएसटी पोर्टल में जाओ। जीएसटी पोर्टल कहाँ चला गया? दिस इज द जीएसटी पोर्टल, सर्विस में जाओ, ई-वेबल सिस्टम पे जाओ, और यहाँ पर जाके आप ई-वेबल पोर्टल पे जाओ, जो मैं आपको ओपन करके ही रखा दिखा रहा हूँ तब से। ठीक है, तो पॉइंट क्या हो गया सर? E-waybill must be generated on the common portal for all these types of movements. For certain specified goods, the E-waybill needs to be generated mandatorily, even if the value of the consignment of goods is less than 50,000. मतलब समझ रहे हो? अगर गुड्स का वैल्यू 50,000 के नीचे भी है, तब भी आपको मैंडेटरीली क्या करना पड़ेगा? E-waybill जनरेट करना पड़ेगा। सर कब? सर इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय द प्रिंसिपल टू द जॉब वर्कर। सर आप लोग जॉब वर्कर जानते हो क्या होता है? जॉब कॉस्टिंग, मैम के पास जो लोग कॉस्टिंग पढ़ते हो, आई होप दे मस्ट नो। हाँ सर, जॉब कॉस्टिंग क्या होता है ना? जो लोग कॉस्टिंग पढ़ते हो मैम के पास, उनको जरूर पता होगा। जो नहीं पढ़ते इसका मतलब ये नहीं कि उनको पता नहीं है, शायद उन्हें भी पता है, बट फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। जॉब कॉस्टिंग इज लाइक, जैसे आप टेलर के पास जाते हो, टेलर आपका प्रोडक्ट, जैसे एक सिंपल, आप लोग जारा के बारे में सुने हो? अरे जारा फैशन है दादा। हाँ, ये बेसिकली एक स्पेनिश एपरल रिटेलर बेस्ड है। ठीक है, बाद में ये वर्ल्ड वाइड अपने आप को स्प्रेड किया। इज द लार्जेस्ट कंपनी इन द इंडीटेक्स ग्रुप, इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट एपरल रिटेलर। ठीक है, बट ये जो जारा ग्रुप है, ठीक है, एपरल कंपनी है, ये वर्ल्ड वाइड फेमस तभी हुआ। पहले ना ये सिंपल टेलरिंग था, मतलब ये जारा का क्या होता था कि जारा फैशन जो है इज द कंपनी स्पेशलाइज इन फास्ट फैशन, मतलब फास्ट फैशन इन द सेंस आप कुछ भी ऑर्डर करोगे, जॉब वर्क दोगे भाई आपको। जैसे मानो कि हमारे यहाँ पर, जैसे लड़की लोगों के केस में बता सकता हूँ कि मानो दीदी की शादी है, ठीक है, घर में बहन का, दीदी का, भैया का शादी है, तो फिर वो क्या करते हैं, जो भी लहंगा वगैरह पहनना चाहते हैं या फिर स्पेशलाइज जो भी उनको पहनना होता है, वो उसको वो मतलब बेसिकली सूट सिलवाने जैसे जाते हैं ना, तो इस तरह से उसको डिजाइनिंग करने या सिलवाने के लिए जाते हैं। तो वो टेलर को जाके बोलते हैं कि भाई मेरा इतना दिन में मेरा भैया का शादी है, उससे पहले मेरा हो जाना चाहिए। बट ऐसा होता है, हम लोग ऐसे देखते हैं आम लाइफ में कि सर आप जिस दिन शादी है उस दिन सुबह भी जाते हो तो वो बोलते हैं कि अभी भी नहीं हुआ। क्या ऐसा होता है सर? बोलो ना, क्या सच में ऐसा होता है कि है दादा। मतलब हाँ, मतलब मानो इवनिंग में शादी का प्रोग्राम है, जो भी फंक्शंस है, और आप सुबह उनको जाके बोलते हो क्या दादा मेरा काम हुआ है कि नहीं, बोलते अरे आपका ही तो लेके अभी बैठे हैं, तो फिर आपका दिमाग गर्म नहीं हो जाता? तो एग्जैक्टली ये जारा का भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट था कि भाई लोगों को चाहिए आज, तो मैं आज ऑर्डर मिलेगा तो मैं कल उनको दे दूंगा, जो इतना इजी नहीं है, इट्स अ वेरी टफ वर्क। तो जारा भी जॉब वर्क लेके ही आज वर्ल्ड का लार्जेस्ट फैशन कंपनी बना है, फास्ट फैशन। एंड प्रोडक्ट इंक्लूड क्लोथिंग, एक्सेसरीज, शूज, स्विमवेयर, ब्यूटी, परफ्यूम्स। लार्जेस्ट कंपनी इंडीटेक्स ग्रुप, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अपैरल रिटेलर, 2017 मैनेज अप टू 20 क्लोथिंग कलेक्शन ईयर। मतलब ये ऐसे ही नहीं बन गया वर्ल्ड फेमस, इसका मेन बिजनेस का जो स्पेशलिटी है कि वो पहले जॉब वर्क करता था, लोगों से काम लेता था और फिर उसको फास्ट डिलीवरी करता था। ये था जारा का मेन। कोई भी बिजनेस ना
ऐसे देखने में लगता है ज़ारा फैशन, बट ये ज़ारा फैशन एक दिन में ज़ारा फैशन नहीं हुआ है, ठीक है। हर चीज़ के पीछे मेहनत छुपा होता है। लोगों को ना ऊपर का मतलब ये जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में चकाचौंध, चकाचौंध समझते हो ना, मतलब ये जो लाइटिंग दिखता है, बट लाइटिंग के पीछे का मेहनत किसी को नहीं दिखता। बहुत मेहनत करना पड़ता है सर हर चीज़ में, तभी जाके आप एक क्वालिटी बिजनेस या कंपनी बिल्ड कर सकते हो। जो भी हो, आई होप यू अंडरस्टैंड सर। जॉब वर्कर बहुत होते हैं ऐसे, नॉट इंडस्ट्री लेवल में भी जॉब वर्क, मतलब आपको एक जॉब दिया जाता है, उस जॉब को आपको करना है, बाकी तो कॉस्टिंग में आप लोग किए ही होंगे। तो बेसिकली इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय द प्रिंसिपल टू द जॉब वर्कर, जैसे मानो एक याद आ गया, जारा का नाम याद करते करते एक इंटरेस्टिंग जॉब वर्क का याद आ गया। क्यों इतना बड़ा बात यहां पर कहा है सर? आप लोग सूरत जानते हो? सूरत, हाँ सर, अरे जानते कि नहीं जानते? सूरत का नाम सुना है कि नहीं सुना आप लोगों ने? हाँ हाँ सर। सर। है ना। सूरत सर साड़ी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाने जाते हैं। आई होप आप लोगों को पता होगा, ठीक है। इवन आप देख सकते हो सर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं सर, 55 में साड़ी, मतलब आप समझ सकते हो क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एरिया है और मैक्सिमम लोग सर सूरत से कपड़ा लाके ही हमारे कोलकाता के मार्केट में सेल भी करते हैं। बट पॉइंट इज नॉट दैट, ठीक है। इवन कॉटन का साड़ी, सिफॉन साड़ी, जो भी डिजाइनर साड़ी, सभी चीजें सूरत के लिए बहुत फेमस है, सूरत में सब मैन्युफैक्चर किया जाता है। सर कहना क्या चाहते हो सर, ये जो डिजाइनर साड़ी वगैरह हम लोग देखते हैं ना, ये डिजाइनर साड़ी शायद सूरत में बनता होगा, बट सूरत में इसका डिजाइनिंग नहीं होता है। सर डिजाइन कहाँ होता है सर? वेस्ट बंगाल में। सर क्या बात करते हो सर? आप लोग एक काम होता है जरी, जरी को क्या बोलते हैं उसको? इंग्लिश में जरी बोलता है ना है दादा। सर? कपड़ा में जरी का वर्क होता है ना, तो एक्चुअली बहुत सारा डिजाइनर टाइप ऑफ वर्क होता है जो क्लोथ के अंदर मतलब बेसिकली करवाया जाता है, मतलब डिजाइनिंग दिया जाता है, ठीक है। तो जो भी जरी वर्क वगैरह होता है वो वेस्ट बंगाल में होता है, इसका जो कारीगर है वो वेस्ट बंगाल में मिलता है। सर कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट का मुझे नाम याद है, मतलब हावड़ा में, स्पेशली हावड़ा एंड हुगली, ठीक है, ये दोनों में बहुत होता है। एक एरिया है सर बौड़गछिया बोल के, आई डोंट नो आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते, हो सकता है किसी को पता हो। देयर इज अ टाउन बड़गछिया, जगत बल्लभपुर, ये सब एरिया में ना बहुत अच्छा अच्छा इस तरह का मतलब कारीगर मिलता है। नॉट फ्रॉम टुडे, फ्रॉम द मुगल एरा, मुगल एरा के टाइम से ये कल्चर है। मतलब कपड़ा बना सूरत में, डिजाइनिंग के लिए आया। आप कभी भी अगर बौड़गछिया, जगत बल्लभपुर, हुगली साइड में जाओगे ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते सर, तो सारा का सारा डिजाइन होने के लिए कपड़ा कोलकाता में आते हैं, और फिर मतलब कोलकाता इन द सेंस ये हावड़ा एरिया में आते हैं, और फिर वहां पर वो चीज बनने के बाद फिर से वो सूरत जाते हैं। आप समझ रहे हो? दिस इज हाउ जॉब वर्क एक्चुअली एक्चुअली डन। और वहां पर जोरी का काम, मतलब जो वो उसको डड्डा बोलते हैं वो लोग लोकल लैंग्वेज में। डाडा मतलब क्या करते हैं ना, एक लकड़ी बांधता है और लकड़ी के अंदर मतलब कपड़ा को एकदम टाइट करके बांध देता है चारों कोने में, ठीक है। मतलब एक बेड टाइप का होता है, मतलब जिसका बीच में कुछ नहीं होता, सिर्फ कपड़ा होता है। फिर उसके अंदर ना ऐसे मतलब धागा और सुई लेके, मतलब बेसिकली जो स्विमिंग करते हैं ना, उसको लेके उसके अंदर डिजाइनिंग हाथ से करते हैं मैनुअली। सो वेरी इंटरेस्टिंग टू लोग सर, अगर कभी भी आप लोगों को देखने को किसी को मौका मिला है तो हावड़ा हुगली में विजिट करोगे तो मिल जाएगा। किसी ने देखा है जो मैं स्टोरी सुना रहा हूँ? कभी भी किसी ने देखा है सर ऐसे जोरी का काम करते हुए, कपड़ा में डिजाइन हाथ में करते हुए? देखोगे कोलकाता में भी हो सकता है कहीं अगर आपको दिख जाए। স্যার আছে শালকিয়ার ওদিকেও আছে। हाँ एग्जैक्टली सर, मैं बोला ना हावड़ा में है, मतलब हावड़ा इसके लिए बहुत फेमस है, इवन हुगली इज ऑल्सो, हावड़ा हुगली दोनों बहुत फेमस है इसके लिए। तो मैं आपको बोल रहा ना, नॉट जस्ट फ्रॉम टुडे, फ्रॉम द मुगल टाइम, मतलब वो उस टाइम से ये इतना फेमस है। इवन आप लोग जानते हो बांग्लादेश में जो फेमस साड़ी हुआ करता था मोस्लिन, वो भी बांग्लादेश में कारीगर हुआ करते थे। जो वैसा कपड़ा आज तक कोई नहीं बना पाया, जो मोस्लिन कपड़ा था वो आज भी बनता है, बट वो वाला क्वालिटी नहीं है। मतलब यू कांट इमेजिन कि किस तरह का जॉब वर्क हो सकता है। जो भी हो, इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय द प्रिंसिपल टू द जॉब वर्कर बाय प्रिंसिपल रजिस्टर्ड जॉब वर्कर, ठीक है। तो जॉब वर्कर के पास जो जाते हैं उसमें भी इंटरस्टेट मूवमेंट होता है। इस केस में अगर सामान 50,000 से कम भी हो, अगर मूवमेंट इंटरस्टेट है, मेन बात यह है कि अगर मूवमेंट इंटरस्टेट है तो फिर इसमें ई वेबल जरूरी है। इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स, हैंडीक्राफ्ट गुड्स जैसे मणिपुर हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए फेमस जाना जाता है ना सर? मणिपुर हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए फेमस जाने जाते हैं। और हैंडीक्राफ्ट गुड्स जो है, ठीक है, एक सेकेंड में देखता हूँ। मणिपुर हैंडीक्राफ्ट, नॉट इवन वेस्ट बंगाल में भी कुछ हैंडीक्राफ्ट एरिया है, विष्णुपुर में मिलता है, जानते हो सर?
ये से तो ये है। मणिपुर हैंडीक्राफ्ट है, ठीक है। हमारे वेस्ट बंगाल में भी कुछ अच्छा अच्छा हैंडीक्राफ्ट मिलता है। रोशनी ने हाँ बोला, तो एक बार विष्णुपुर दिखना चाहिए। टेराकोटा बोलता है सर विष्णुपुर में, क्या बोलते हैं सर? टेराकोटा, जानते हो? है। बेसिकली वो जला हुआ मिट्टी से बना हुआ कारीगरी होता है, विष्णुपुर टेराकोटा। हैंडीक्राफ्ट भी बहुत फेमस है। ये देखो सर, टेराकोटा हैंडीक्राफ्ट्स। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही है कि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट में नॉर्मली एग्जेम्प्टेड होता है, बट फिर भी अगर एग्जेम्पशंस भी पाना है ना आपको, अगर आपको एग्जेम्पशंस पाना है, बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, कभी हो सके तो विजिट जरूर करना, बहुत ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट है सर, ठीक है। कोलकाता से 140-50 किलोमीटर दूर होगा। आई होप बहुत लोगों ने किया होगा विजिट। द इंटरेस्ट ट्रांसपोर्ट गुड्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स बाय ए डीलर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्टेड है वो, लेकिन उन्हें भी ई वेबल जरूरी है, बिकॉज वो एग्जेम्प्टेड गुड्स लेके जा रहा है, इसका भी तो कुछ प्रूफ होना चाहिए, इसीलिए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर कि कहाँ कहाँ 50,000 के नीचे होने से भी ई वेबल मास्ट है। हु शुड जनरेट एन ई वेबल? रजिस्टर्ड पर्सन। ई वेबल मस्ट बी जनरेटेड व्हेन देयर इज ए मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर गुड्स का मूवमेंट हो तो ई वेबल चाहिए, मोर देन 50,000 इन वॉल्यूम और फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। ए रजिस्टर्ड पर्सन और द ट्रांसपोर्टर, अगर रजिस्टर्ड पर्सन चाहे या फिर ट्रांसपोर्टर चाहे, may choose to generate and carry वेबल even if the value of goods is less than 50,000। मतलब मैंडेटरी तो 50,000 के केस में है, बट अगर रजिस्टर्ड डीलर है, वो गुड्स का रजिस्टर्ड डीलर है, मतलब जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है, और ट्रांसपोर्टर जो है वो भी जीएसटी रजिस्टर्ड है या नॉट नेसेसरी, बट वो अगर अपने मन से चाहे, मतलब बेसिकली क्या बोलूं सर, वॉलंटरीली चाहे, तो वो भी ई वेबल जनरेट कर सकता है, मना नहीं है, अच्छा होता है गवर्नमेंट के लिए। अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए क्या बात करता है सर? अनरजिस्टर्ड पर्सन आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वेबल। जो अनरजिस्टर्ड पर्सन होते हैं उनको भी ई वेबल जनरेट करना पड़ सकता है। However, where a supply is made by an unregistered person to a registered person, the receiver will have to ensure all compliance are met if they are were if they were the supplier। मतलब आप बात को समझो, अनरजिस्टर्ड पर्सन मतलब सपोज मानो कि हमारे यहाँ पर मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ और मैं विष्णुपुर में रहता हूँ और हमारे वहां से कोई गुड्स आपके पास जा रहा है और आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तौथा को बेच रहा हूँ, ठीक है। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन आर आल्सो रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वेबल। हाउएवर वेयर ए सप्लाई इज मेड बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो यहाँ पर सप्लायर कौन था? मैं था। टू ए रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन कौन है? तौथा, ठीक है, तौथा इज इन कोलकाता। द रिसीवर विल हैव टू इंश्योर ऑल दी कंप्लायंस आर मेट, मतलब यहाँ पर तौथा को देखना पड़ेगा कि सारा का सारा कंप्लायंस प्रॉपरली मेट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये तौथा का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज इफ दे वर दी सप्लायर, ठीक है, एज इफ दे वर दी सप्लायर, मतलब ऐसे ही मान लिया जाएगा कि वो सप्लायर का ही काम कर रहा है। तो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर ई वेबल जनरेट नहीं कर पाता है तो रजिस्टर्ड पर्सन को ई वेबल जनरेट कर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट तो अनरजिस्टर्ड को जानता नहीं है ना, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड को जानता है, तो उसी को पकड़ेगा। ये आप लोग पहले भी इस तरह का पॉइंट सुने होंगे। ट्रांसपोर्टर सर, ट्रांसपोर्टर मतलब जो गाड़ी में लेके जाते हैं, ठीक है सर। जैसे कि मेरे एक फैमिली बिजनेस है, ये पापा का, पापा चाचा सभी करते हैं ये, मैं बचपन से यही देख के बड़ा हुआ हूँ। ट्रांसपोर्टर कैरिंग गुड्स बाय रोड, एयर, रेल एटसेट्रा। मेरा रोड का है, एयर तो मेरा है नहीं, और रेल तो सर प्राइवेटाइज नहीं है अभी तक प्रॉपरली। तो ट्रांसपोर्टर कैरिंग गुड्स बाय रोड, एयर, रेल एटसेट्रा आल्सो नीड टू जनरेट ई वेबल इफ द सप्लायर हैज नॉट जनरेटेड एन ई वेबल। हाँ, रेल को भाड़ा करके लिया जा सकता है, वो भी प्राइवेटाइज वे में काम करता है सर। अदानी का बहुत सारा प्राइवेट रेल नेटवर्क है, नॉट जस्ट अदानी, अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट का भी प्राइवेट रेल नेटवर्क है, ठीक है सर। ऐसे इंडिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क प्राइवेट लेवल में अदानी के पास है, बिकॉज उनके पास बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज है और वो मेन लाइन के साथ कनेक्ट करके प्राइवेट रेल लाइन निकाला है। ओके सर, तो आप समझ रहे हो कि ट्रांसपोर्टर भी ई वेबल जनरेट कर सकता है। तो कौन कौन कर सकता है, कब कब कर सकता है, ये भी आपने देखा। हु शुड जनरेट एन ई वेबल? नाउ अपडेट एज ऑन 23rd March 2018 until the date yet to be notified the transporter need not generate the वेबल। इससे पहले 23rd March 2018 से पहले ट्रांसपोर्टर को जरूरत नहीं था, पर ऑल द कंसाइनमेंट इन द कन्वेंस, ठीक है, एज फ्रॉम EWB और 01 और EWB 02, मतलब ई वेबल 01 और ई वेबल 02। अच्छा, इंडिविजुअली सिंगल डॉक्यूमेंट में अगर लेस देन और इक्वल टू 50,000 का वैल्यूएशन था, लेस देन और इक्वल टू 50,000 था तो जरूरत नहीं था, बट अगर एग्रीगेट में 50,000 क्रॉस करता है
तो फिर ई वेबल मास्ट है। एग्रीगेट मतलब टोटल में सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स मिला के, मतलब इनवॉइस, वे बिल, बेसिकली चलान, सब कुछ मिला के भी अगर 50,000 क्रॉस कर जाए तो ई वेबल मास्ट है। डॉक्यूमेंट मतलब क्या है? टैक्स इनवॉइस, डिलीवरी चलान, बिल ऑफ सप्लाई। डॉक्यूमेंट का मतलब याद रखना सर, टैक्स इनवॉइस, डिलीवरी चलान, बिल ऑफ सप्लाई। जब आप रियल लाइफ में जीएसटी रिलेटेड काम करोगे, ठीक है, जब कंप्लायंस ऑफिसर के हिसाब से एज ए सीएस, एज ए सीएमए या फिर एज ए सीए काम करोगे, तो आपके ऊपर ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा कि भाई ईवे बिल जनरेट करो। तो आप कौन सा डॉक्यूमेंट्स यूज करोगे? टैक्स इनवॉइस, डिलीवरी चलान और बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, ऐसा नहीं कि टैक्स इनवॉइस नहीं है तो फिर हाथों में हाथ फैल के चुपचाप बैठे रहोगे। आपको पता होना चाहिए कि और कौन सा डॉक्यूमेंट यूज होता है। ओके सर, आई होप सर आप लोगों को समझ आ रहा है। अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर, अगर ट्रांसपोर्टर अनरजिस्टर्ड है, विल बी इश्यूड ट्रांसपोर्टर आईडी और एनरोलिंग और द ई वे बिल पोर्टल आफ्टर विच ई वे बिल्स कैन बी जनरेटेड। यहाँ पर हमको मैं दिखा रहा था, कहाँ चला गया? रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट फॉर ट्रांसपोर्टर, दिख रहे हो सर? ये देखो सर, अपना स्टेट को सिलेक्ट करो, ठीक है, लीगल नेम, एंटर नेम एज पर पैन, ट्रेड नेम, पैन नेम। हाँ सर, पैन का यूज समझ रहे हो ना, इनकम टैक्स में भी है, यहाँ पर भी है। टाइप ऑफ एनरोलमेंट, वेयर हाउस के लिए, गोडाउन के लिए, कोल्ड स्टोरेज के लिए, ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए, किस लिए? पर्टिकुलर्स ऑफ प्रिंसिपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस, ठीक है, जो बेसिक मतलब नीड है वो जरूरी है, बस फिलअप करो और ट्रांसपोर्टर का एनरोलमेंट आईडी भी मिल जाएगा। ठीक है, तो unregistered transporter will be issued transporter ID on enrolling on the e-waybill portal after which e-waybill can be generated। मतलब वो अनरजिस्टर्ड, मतलब ट्रांसपोर्टर हर नॉर्मल केस में जीएसटी रजिस्टर्ड ना भी हो सकता है, बिकॉज ट्रांसपोर्टर तो नॉर्मली आप लोग जानते हो आरसीएम प्रोसेस में काम करते हैं। मतलब बेसिकली जिस पर्टिकुलर सप्लायर को वो देते हैं उनको रिसिपेंट जो है उन केस में उनको जीएसटी भरना पड़ता है, नॉट दी ट्रांसपोर्टर को। बट अगर ट्रांसपोर्टर भी भरते हैं तो इन दैट केस ट्रांसपोर्टर के पास भी डिटेल्स होगा। बट अगर ट्रांसपोर्टर अनरजिस्टर्ड है तो फिर वो ई वे बिल कैसे जनरेट करेगा? तो फिर वो इस तरह से ट्रांसपोर्टर आईडी निकाल के ई वे बिल पोर्टल में जाके कर सकता है। उपाय है सर, उपाय हर चीज का है, हर चीज का तोड़ है यहाँ पर। हु, व्हेन, पार्ट, फॉर्म। ओके, हु, व्हेन, पार्ट एंड फॉर्म। तो कौन, कहाँ, कौन सा पार्ट भरना है और कौन सा फॉर्म भरना है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। कब भरना है? बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स। पार्ट, फील पार्ट ए। कौन सा फॉर्म? जीएसटी ईडब्ल्यूबी 01, जीएसटी ईवेबल 01। रजिस्टर्ड पर्सन इज कंसाइनर और कंसाइनी। आप कोलकाता में हो और आपका कंसाइनी जो है, कंसाइनमेंट कहाँ जाने वाला है सर? मानो पटना में जाने वाला है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में बी ओन्ड और हायर्ड। हो सकता है कि आपका खुद का ट्रांसपोर्ट हो या फिर आप किसी का ट्रांसपोर्ट हायर किए, और इज रिसिपेंट ऑफ गुड्स, या फिर हो सकता है कि आप गुड्स का रिसिपेंट हो। तो इन दैट केस आप भी वे बिल जनरेट कर सकते हो। कब कर सकते हो सर? सर बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब करने का हक किसको किसको दे रहा है, कहाँ कहाँ दे रहा है, आप देख रहे हो। इफ यू आर ए रजिस्टर्ड पर्सन इन कंसाइनर कंसाइनी, अगर आप रेसिपेंट हो, अगर आप ओन्ड ट्रांसपोर्ट ओन कर रहे हो या फिर हायर में दे रहे हो, जो भी हो, फिल पार्ट बी ऑफ जीएसटी ईडब्ल्यूबी 01, जीएसटी ईवेबल 01 फॉर्म आपको फिलअप करना होगा। सर अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, कंसाइनर कंसाइनी हो, एंड गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स, गुड्स ट्रांसपोर्टर को हायर मतलब हैंड ओवर कर रहे हो, कब करना है? बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स। क्या फिलअप करना है? पार्ट बी। द रजिस्टर्ड पर्सन shall furnish the information relating to the transporter in part B of form GST EWB 01। okay okay sir। सर ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स के केस में, अगर आप ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स हो, बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स के केस में आप मतलब आपको ई-वे बिल जनरेट करना है। जनरेट ई-वे बिल ऑन बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब सर आप कौन हो? आप तो ट्रांसपोर्टर हो, तो रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिया है पार्ट ए ऑफ फॉर्म EWB 01 को आप फिलअप करो। एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी एंड रिसिपेंट इज रजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी एंड रिसिपेंट इज रजिस्टर्ड, तो कंप्लायंस टू बी डन बाय द रिसिपेंट एज इफ ही इज द सप्लायर। मतलब जो रिसिपेंट है और वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो उसी को कंप्लायंस करना पड़ेगा। ठीक है। इफ द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर्स और लेस within the same state or union territory from the place of business or the consignor of the place of the business or transporter for further transportations। अगर आप further transportation के लिए कंसाइनर के घर में पहुंचा रहे हो या ट्रांसपोर्टेशन के घर में पहुंचा रहे हो, the supplier of the transporter may not furnish the details of the conveyance in part B of form GST EWB 01
इफ सप्लाई इज मेड बाय एयर, अगर सप्लाई एयर के थ्रू से, शिप के थ्रू से, रेलवेज के थ्रू से हो रहा है, देन इंफॉर्मेशन भरना चाहिए पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी EWB 01। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट बना हुआ है यहाँ पर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फिर से बता रहा हूँ। एन अनरजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी एंड रिसिपेंट इज रजिस्टर्ड, तो इन दैट केस जो रजिस्टर्ड रिसिपेंट है उसी को कंप्लायंस का ध्यान रखना है। कंप्लायंस मतलब ये जो भी फॉर्म वगैरह का जो भी डिटेल्स है इसको देखना, भाई हर टाइम पे जो भी जनरेट करना है हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक सीएस का बहुत काम होता है ये सब चीजों में। इफ द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर्स और लेस within the same state or union territory from the place of business of the consignor to the place of business of the transporter for further transportation, मतलब मानो कि आपके बिजनेस के एरिया से फॉर एग्जांपल केष्टपुर से अगर आपको कोई गुड्स किसी को भेजना है, गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर और लेस, तो सर आपको पता है सर कोलकाता का ट्रांसपोर्ट एरिया कौन सा है? एनीवन सर? कोलकाता का ट्रांसपोर्ट हब जानते हो सर? बड़ोबाजार सर। पोस्ता, एग्जैक्टली सर, पोस्ता ट्रांसपोर्ट एरिया। ये देखो पोस्ता ट्रांसपोर्ट एरिया ऐसे देखने में होता है। ये देखो सर, देख रहे हैं सर, ट्रक एकदम लाइन लगा के खड़ा हुआ रहता है। ऐसे जगह बहुत छोटा है, बट छोटा सा जगह में सर इतना सारा गाड़ी, जहां पर ब्रिज गिरा था गणेश टॉकी एरिया में, वही वाला ब्रिज के नीचे वाला हिस्सा है सर, दैट इज मालापाड़ा, गणेश टॉकी, पोस्ता, दीज आर दी एरिया। ठीक है, तो ये यही एरिया है, इतना छोटा सा एरिया के ऊपर अब देख सकते हो जहां पर ब्रिज गिरा था गणेश टॉकी का। ठीक है, बहुत खतरनाक सिचुएशन था, छोड़ो उसको, भूल जाओ, लेकिन मैं आपको ट्रांसपोर्ट बता रहा हूँ। दिस इज द ट्रांसपोर्ट हब। सपोज मानो कि केष्टपुर या न्यू टाउन एरिया से प्रोडक्ट जो है आप मालापाड़ा में पहुंचाते हो और ये लेस देन 50 किलोमीटर्स के अंदर है, ये लेस देन 50 किलोमीटर्स के अंदर है, तो फिर ऐसे आप कर सकते हो। तो इसके लिए क्या बोल रहा है, इफ द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर्स और लेस विद इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस, हाँ स्टेट सेम होना चाहिए, जरूरी नहीं कि मतलब बहुत बार तो ऐसे होते हैं 5 किलोमीटर में स्टेट बदल जाते हैं। दीघा बॉर्डर में जाओ, उड़ीसा और दीघा कितना क्लोज है, झारखंड बॉर्डर में जाओ, झारखंड वेस्ट बंगाल, तो बॉर्डर एरिया के लिए सोचना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सर अगर बॉर्डर क्रॉस नहीं कर रहा है, फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस of the consignor to the place of business of the transporter for further transportation, the supplier of the transporter may not furnish the details of conveyance, तो in that case उनको conveyance details देने का जरूरत नहीं है in part B of form GST EWB 01। but sir if supply is made by air, ship or railways, then the information in part A of form GST EWB 01 has to be filled in by the consignor or the recipient। ठीक है, तो याद रखिएगा सर, एक नोट है, if a transporter is a transporting multiple consignment in a single conveyance, अगर ट्रांसपोर्टर मल्टीपल कंसाइनमेंट मतलब एक का नहीं बहुत सारा लोगों का कंसाइनमेंट लेके सिंगल कन्वेंस में जा रहा है, ठीक है, देन कैन यूज द फॉर्म GST EWB 02 टू प्रोड्यूस ए कॉन्सोलिडेटेड ई-वेबल by providing the e-waybill, number of each consignment अलग अलग होगा। if the both the consignor and the consignee have not created an e-waybill, then transporter can do so। अगर कंसाइनर ने नॉर्मली ऐसे केसेस में जब ट्रांसपोर्टर वेराइटीज ऑफ कंसाइनर का प्रोडक्ट लेके जाते हैं ना सर, तो इन दैट केस कोई भी कंसाइनर या कंसाइनी बिल जनरेट नहीं करता। जैसे बड़ा बाजार में जो प्रोडक्ट लोड होता है, ज्यादातर केस में ये एक गाड़ी में जो माल लोड होता है किसी एक का सामान नहीं जाता है। बहुत केस में देखा जाता है कि इस गुड्स के अंदर एक नहीं मतलब कम से कम 20-25 बिजनेसमैन का प्रोडक्ट है, तो इन दैट केस अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर ट्रांसपोर्टर को ई-वेबल जनरेट करना होगा। ठीक है, जहां मल्टीपल कंसाइनमेंट है। ठीक है, तो इफ द कंसाइनर एंड द कंसाइनी हैव नॉट क्रिएटेड एन ई-वेबल, देन ट्रांसपोर्टर कैन डू सो by filing out part A of form GST EWB 01 on the basis of invoice, bill of supply, delivery challan given to them। जो उनके पास है उसी के हिसाब से ई-वेबल जनरेट करेगा जो उनको दिया गया। ट्रांसपोर्टर को क्या पता, वो तो सिर्फ सामान ले जाएगा। लेकिन जो मतलब क्या करते हैं ना, आपको बता दूं वेस्ट बंगाल का बिजनेस का सिचुएशन, नॉट जस्ट वेस्ट बंगाल, पूरा भारत का, ईस्टर्न भारत का, पूर्वी भारत का बिजनेस सिचुएशन आपको पता होना चाहिए। पूरा का पूरा ईस्टर्न इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट टोटली डिपेंड करता है कोलकाता में, एंड टोटली डिपेंड ऑन बड़ा बाजार। क्या करते हैं सर, बिहार, ओडिशा, इवन नॉर्थ ईस्टर्न, आसाम, मणिपुर, दे ऑल, झारखंड, बहुत सारे स्टेट से सभी लोग कहाँ आते हैं, बड़ा बाजार में आ जाते हैं। ठीक है, बड़ा बाजार में यहाँ पर होलसेल प्राइस में प्रोडक्ट मिलता है और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या करते हैं, होलसेल प्राइस में वो यहाँ से कलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट को बुक करते हैं और बोलते हैं कि भाई ट्रांसपोर्ट में पहुंचा देना। ठीक है, जैसे ऐसा ही में हम लोग का ही फैमिली बिजनेस ऐसा ही एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस है सर। तो क्या करते हैं, ये बड़ा बाजार का एरिया है, आप समझ रहे हो ना, MG रोड का एंट्रेंस एरिया। ठीक है, तो इसके आसपास में
मतलब कम से कम 5 to 10 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरा का पूरा बड़ा बाजार फैला हुआ है, ठीक है, 5 to 10 किलोमीटर रेडियस में। अब ये बड़ा बाजार के अंदर में ना सभी बड़े बड़े होलसेलर्स है, तो ये दुकानदार को जाके ऑर्डर देता है और फिर ट्रांसपोर्ट में बोलता है, फिर लेबर क्या करता है, वो गुड्स ट्रांसपोर्टर के घर में पहुंचाते हैं, फिर उनके पास बिल के साथ पहुंचाया जाता है। तो जो लेबर है वो बिल भी पहुंचाते हैं ट्रांसपोर्टर को और गुड्स भी पहुंचाते हैं, और फिर ट्रांसपोर्टर क्या करता है, गुड्स को गाड़ी में लोड करता है और फिर पहुंचा देता है जिसका कंसाइनमेंट उसके घर में। आई होप यू अंडरस्टैंड सर कि किस तरह से बिजनेस मॉडल चलता है, ठीक है। तो इस ये सब सिचुएशंस रियल लाइफ सिचुएशंस है, और बस रास्ते में जब आप जाओगे आपके लिए ई वेबल मास्ट हो जाता है। बट सर अभी हम बात करेंगे कुछ ऐसा केसेस के बारे में जहां पर ई वेबल इज नॉट रिक्वायर्ड। बात समझ लीजिएगा, हाँ, जहां पर ई वेबल नॉट रिक्वायर्ड। In the following cases, it is not necessary to generate e-waybill. The mode of transport is non-motor vehicle. अगर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मोटर व्हीकल के थ्रू से नहीं हो रहा है, मोटर व्हीकल मतलब जो मोटर से चलने वाले होते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड, मतलब सिंपल बोट से हो रहा है, मैनुअल बोट से, ठीक है। आज भी भारत का बहुत सारा शहर में नदियों के थ्रू से ट्रांसपोर्टिंग होता है, नॉर्मल बोट, मोटर बोट नहीं, ठीक है, साइकिल, नॉर्मल टॉली, ठीक है, नॉर्मल इवन 3 चक्का वाला टॉली वो मोटर में चलता है, फिर उसको भी छोड़ देता है, वो मोटर व्हीकल के अंदर आता ही नहीं है प्रॉपरली। तो गुड्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम कस्टम्स पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स और लैंड कस्टम्स स्टेशंस टू इनलैंड कंटेनर डिपोट, इसको बोलते हैं आईसीडी, इनलैंड कंटेनर डिपोट। और कंटेनर फ्रेट स्टेशन खिदिरपुर में मिलेगा आपको, इनलैंड कंटेनर डिपोट, और कंटेनर फ्रेट स्टेशंस फॉर क्लियरेंस बाय कस्टम्स। कहां से आ रहा है, गुड्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम कस्टम पोर्ट से और एयरपोर्ट से और एयर कार्गो से कॉम्प्लेक्स और लैंड कस्टम स्टेशंस में पहुंचते हैं टू इनलैंड कंटेनर डिपोट तक और कंटेनर फ्रेट स्टेशन तक फॉर क्लियरेंस बाय कस्टम्स, कस्टम क्लियरेंस के लिए पहुंचते हैं। ये डिस्टेंस भी लंबा हो सकता है, 5-10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, इवन 50 किलोमीटर भी हो सकते हैं, बट इन दैट केस आपको रास्ते में ई वेबल दिखाने का जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास कस्टम बिल वगैरह होगा, आप उसको दिखा सकते हो रास्ते में अगर आपको मांगेगा तो। गुड्स ट्रांसपोर्टेड अंडर कस्टम सुपरविजन और अंडर कस्टम सेल, उसके लिए ई वेबल जरूरी नहीं है। गुड्स ट्रांसपोर्टेड अंडर कस्टम्स बॉन्ड फ्रॉम आईसीडी दैट इज इनलैंड कंटेनर डिपोट, कस्टम्स पोर्ट और टू कस्टम पोर्ट तक, फ्रॉम वन कस्टम स्टेशन टू अनदर, ठीक है, एक कस्टम स्टेशन से दूसरे कस्टम स्टेशन, मतलब समुद्र या नदी के केस में होता है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं सर, खिदिरपुर एरिया में अगर आप विजिट करते हो तो आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। खिदिरपुर पोर्ट में जाना होगा ना सर, खिदिरपुर पोर्ट, खिदिरपुर पोर्ट एरिया में, ये खिदिरपुर पोर्ट है, यहाँ पर ये देखो सर, गुड्स आता है, ठीक है, जहाज से खाली होता है, ट्रक में लोड होता है, और फिर वही ट्रक, आप समझ रहे हो सर, फिर वही ट्रक उसको कस्टम क्लियरेंस के लिए कस्टम ऑफिस तक जा सकता है, दूसरे कस्टम एरिया तक जा सकता है। दिस इज हाउ कोई भी पोर्ट एरिया कंट्रोल होता है, ठीक है। इस तरह का बेस ब्रिज वगैरह तरह का होता है सर, ठीक है, तारातला के वहां पर भी है, खिदिरपुर डॉक एंड आउटसाइड रोटेशंस, ये सब जो भी खिदिरपुर एरिया में कभी भी विजिट किया होगा उनको पता है कि किस तरह से पूरा का पूरा सिचुएशंस क्रिएट होता है। तो पॉइंट समझ में आ रहा होगा आपको। ट्रांजिट कार्गो ट्रांसपोर्टेड, अच्छा ये वाला याद रखिए सर, ट्रांजिट कार्गो ट्रांसपोर्टेड टू और फ्रॉम नेपाल और भूटान, ट्रांजिटेड कार्गो ट्रांसपोर्टेड टू और फ्रॉम नेपाल और भूटान, बिकॉज आप लोगों को पता है सर, नेपाल भूटान हमारे इंडिया के साथ कनेक्टेड होके ही बिजनेस कर पाते हैं, बिकॉज लैंडलॉक कंट्री है, इनका कंट्री में जो भी प्रोडक्ट पहुंचते हैं सी रूट से, सारा का सारा इंडिया रूट होके, स्पेशली कोलकाता पोर्ट होके पहुंचते हैं। आप लोग जानते हो ना नेपाल भूटान का पोजीशन सर, नेपाल भूटान इज वेरी क्लोज टू कोलकाता, ठीक है, वेरी क्लोज टू कोलकाता, बिकॉज सबसे नियरेस्ट पोर्ट अगर इनके पास कुछ है तो नेपाल या भूटान का, तो वो कोलकाता पोर्ट ही है। सर क्या बात करते हो, यस सर, कोलकाता का जो न्यू पोर्ट है वो हल्दिया बंदर है, हल्दिया पोर्ट, ठीक है। आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, अगर आप लोगों ने कभी मैप में प्रॉपर ख्याल नहीं किए, फॉरेन कंट्री सोच लेते हो ऐसे, भूटान को, नेपाल भूटान को बहुत लोग फॉरेन कंट्री समझते भी नहीं है, ठीक है, ऐसे सोचते हैं कि अच्छा नेपाल भूटान ये तो घर के सामने, ज्योति तो ऐसे ही चले जाते हैं नेपाल, आई नो ज्योति, तुम्हारा रिलेटिव्स रहते हैं यहाँ पर। नेपाल, ये देखो सर, दिस इज कोलकाता, दिस इज भूटान, ओके, एंड दिस इज नेपाल। तो अगर नेपाल भूटान में कोई भी चीज जाते हैं तो ऑब्वियसली कोलकाता पोर्ट में आते हैं, बाहर का जो भी है, और फिर यहाँ से फटाक से पहुंचते हैं। तो इनके लिए भी ई वे बिल का जरूरत नहीं है, जो भी कार्गो के थ्रू से आते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। मूवमेंट ऑफ गुड्स कॉज्ड बाय डिफेंस फॉर्मेशंस
अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एज ए कंसाइनर और कंसाइनी। गुड्स कॉज्ड बाय डिफेंस फॉर्मेशंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए कुछ भी कंसाइनर कंसाइनमेंट हो रहा है, ई वेबल जरूरत नहीं है। एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, अगर एम्प्टी कार्गो कंटेनर मतलब जिसको समुद्र एरिया में जिसके थ्रू से सामान जाते हैं उनको कार्गो बोलते हैं ना, तो एम्प्टी कार्गो कंटेनर अगर ट्रांसपोर्टेड हो रहा है तो उसके लिए ई वेबल जरूरत नहीं है। कंसाइनर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स टू और फ्रॉम बिटवीन प्लेस ऑफ बिजनेस एंड वे ब्रिज जानते हो सर, जहां पर गुड्स का वेट किया मतलब वेट बनाया जाता है, कितना वेट है गाड़ी का, डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर तक अकोम्पेनिड बाय ए डिलीवरी चालान। आपके पास डिलीवरी चालान होना चाहिए सर। वही ब्रिज कभी देखा है आप लोगों ने? सामान जो गुड्स मतलब ये देखो सर, बड़ा बाजार में गाड़ी लोड तो होता है, आपको मैं बस इतना समझाना चाहता हूं, बड़ा बाजार एरिया में ट्रांसपोर्ट एरिया में गाड़ी लोड तो हो जाएगा, बट लोड होने के बाद उस गाड़ी को, ये वाला गाड़ी लोड हो रहा है ना, फिर इसको कोलकाता से निकलने के बाद ना स्पेशली हाई रोड में वही ब्रिज होता है, ठीक है, ऐसा देखने में होता है सर। कंप्यूटर कांटा भी बोलते हैं इसको, देखा होगा आप लोगों ने शायद, बट कभी उस तरह से नहीं सोचा होगा कि ये है क्या। ये कुछ ऐसा होता है कंप्यूटर में बनाया जाता है, इट्स काइंड ऑफ दिस, इस तरह का होता है। ये देख रहे हैं ना सर, ये जो मशीन है ना, ये गाड़ी जो इसके ऊपर खड़ा हुआ है, एक्चुअली ये इसके ऊपर इसलिए खड़ा हुआ है बिकॉज अंदर में कंप्यूटर में मशीन में इसका वेट पता चल रहा है। ये वेट मशीन है जो ट्रक का वेट मेजर करते हैं, ये वेट मशीन है जो ट्रक का वेट मेजर करता है। ट्रक का अलग मशीन लोड होता है, ठीक है, अनलोडेड लोड एक अलग वेट होता है, और इसके ऊपर चढ़ के मतलब विथ सामान इसका एक अलग लोड होता है, तो वो लोड इसमें पता चलता है, ठीक है, वो लोड इसके अंदर पता चलता है, तो वो वे करना जरूरी है सर, वो वे करना भी जरूरी है उस पर्टिकुलर गुड्स का। तो क्या कहते हैं सर, कंसाइनर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स to or from between place of business and way bridge for weighment of a distance of 20 kilometers, लेकिन साथ में डिलीवरी चलन होना चाहिए। ई वे बिल जरूरी नहीं है 20 किलोमीटर के अंदर जाने के लिए, बट डिलीवरी चलन इंपॉर्टेंट है सर। अगर आसपास में 20 किलोमीटर में नहीं मिला तो सर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो चलता है प्लेस टू प्लेस। Goods being transported by rail where the consigner of goods is the central government or state government or a local authority. Don't ask for e-waybill. Goods specified as exempt from e-waybill requirement in this respective state, union territory और GST rule. अगर कोई particular state या union territory exempt करके रखा है, गुड स्पेसिफाई करके रखा है ई-वेबिल रिक्वायरमेंट के बारे में, डोंट आस्क। ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड गुड इंक्लूड द लिस्ट ऑफ एग्जाम सप्लाई ऑफ गुड्स, एनेक्चर ऑफ 138 सबसेक्शन 14 में बोला गया है गुड्स ट्रीटेड एज नो सप्लाई एज पर शेड्यूल 3, मतलब उस तरह का गुड्स को सप्लाई के लिए ट्रीट ही नहीं किया जाता सर्टेन शेड्यूल टू सेंट्रल टैक्स रेट नोटिफिकेशन के हिसाब से। इसका एक पीडीएफ है, ये देखो सर, ये पीडीएफ लिस्ट देख रहे हो आप लोग, इसमें लिस्ट ऑफ गुड्स स्पेसिफिकली कवर्ड इन द रूल, इसके बारे में बोला गया है। ये लिस्ट ऑफ गुड्स वेयर ई-वेबिल इज नॉट रिक्वायर्ड एज अपडेटेड टिल 7 मार्च 2018 के हिसाब से। सर गुड्स बताओ, देखो सर, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी फॉर सप्लाई टू हाउस होल्ड एंड नॉन डोमेस्टिक एग्जेम्प्टेड कैटेगरी एनडीईसी कस्टमर, नॉन डोमेस्टिक एग्जेम्प्टेड कैटेगरी कस्टमर्स अगर कोई है तो उनका जो गुड्स है। केरोसिन ऑयल सोल्ड अंडर पीडीएस, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू से जो केरोसिन सप्लाई होता है। पोस्टल बैगेज ट्रांसपोर्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, natural or cultured pearls and precious or semi-precious stone, precious metals and metals clad with precious metals, jewelry, goldsmiths, silversmiths, wares and other articles, currency, used personal and household effects, coral, unworked and worked coral, ठीक है, ये सब चीजें जब भी ट्रांसपोर्ट होता है वो ई-वे बिल से एग्जेम्प्टेड करके रखा गया है, ठीक है। तो ये करेंटली डेटा है, अब ये डेटा और भी अपडेट भी हो सकता है, बट ये एक इंपॉर्टेंट कुछ डेटा था जो मैंने आपको बताया। सर आप लोग हो या नहीं, या फिर मैं ही हूं और कोई नहीं है? बोलो सर, थोड़ा आवाज दे दो। आशीष, ओके, समझ आ रहा है? हाँ सर, सभी को समझ आ रहा है ना? ओके। स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस इंडिया, स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस इंडिया। अच्छा, एक बात मैंने यहाँ पर बोलना भूल गया, पार्ट बी ऑफ ई-वेबल इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल वेयर द डिस्टेंस बिटवीन द कंसाइनर और कंसाइनी एंड द ट्रांसपोर्टर इज लेस देन 50 किलोमीटर। अगर कंसाइनर कंसाइनी का जो डिस्टेंस है 50 किलोमीटर से कम है
एंड ट्रांसपोर्ट विद इन द सेम स्टेट है, स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, तो इन दैट केस ई वे बिल का पार्ट भी फिलअप करने का जरूरत नहीं है। जब आप लोग ई वे बिल फिलअप करोगे उसमें 2 पार्ट होता है, आप लोग अभी तो देख ही लिए, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। तो पार्ट बी इज नॉट रिक्वायर्ड अगर सेम स्टेट के अंदर हो रहा है और 50 किलोमीटर से कम है तो। ओके सर, इंटर स्टेट मूवमेंट मतलब जब स्टेट चेंज हो जाएगा has been rise in numbers of generation of e-way bills ever since its implementation began। जब से ई वे बिल हुआ है ना, मतलब इंटरस्टेट मतलब गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है बढ़ गया है। फ्रॉम 1 April 2018 state wise implementation of e-way bill system has been a second good response in all states and union territories joining the league in the generation of e-way bill for movement of goods within the states and union territory। However, reliefs have been provided to people of few states by way of exempting them from e-way bill generation in case of monetary limits falling below threshold amount of certain specified items। जैसे कि तमिलनाडु has exempted people of its state from the generation of e-way bill if the monetary limit of items fall below ₹1 lakh। ठीक है, ये तमिलनाडु ने किया। वो स्टेट टू स्टेट वो चेंज हो सकता है, नॉर्मल 50,000 है, बट कोई स्टेट अगर चाहे तो 1 लाख के बिलो का अमाउंट को भी ई-वे बिल जनरेशन से एग्जेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा अगर आपको और देखना है तो कॉमर्शियल टैक्स वेबसाइट में जाके आप और डिटेल्स चेक कर सकते हो। अच्छा, हाउ टू जनरेट ई-वे बिल, इसका ये देखते हैं, मजा आ जाएगा। ई-वे बिल जनरेट करने का पीछे का पूरा फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट समझ जाओगे, ई-वे बिल का अभी तक जो भी पॉइंट है सब कुछ एकदम कंप्लीटली समझ जाओगे। When, what, who, okay? When, what, who, कब करना है, क्या करना है, कौन करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, ध्यान से सुनना। तो फर्स्ट थिंग, when is there movement of goods, फर्स्ट पॉइंट, क्या मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है। अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो फिर जीएसटी ई-वे बिल जनरेट करना है। सर अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है तो नो, एंड नो मीन्स ई-वे बिल नॉट नेसेसरी। सेकेंड क्वेश्चन, एक एक सवाल आपके सामने है और आपके सामने उसका 2-2 जवाब होगा, एक एक जवाब होगा। आर दी गुड्स एग्जेम्प्टेड, क्या गुड्स एग्जेम्प्टेड है, अगर यस है तो फिर ई-वे बिल नॉट नेसेसरी, नॉर्मली नॉट नेसेसरी। लेकिन सर हाँ, हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट अगर होगा और एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज में होगा तो उसके लिए ई-वे बिल जरूरी हो जाता है। सर क्या इंटर स्टेट आउट ऑफ इंडिया है, मतलब क्या आपका गुड्स आउट ऑफ इंडिया जाएगा। अच्छा सॉरी, आर दी गुड्स एग्जेम्प्टेड, नो, अगर गुड्स एग्जेम्प्टेड नहीं है तो फिर सेकेंड क्वेश्चन, अगर गुड्स इंटर स्टेट होगा मतलब क्या स्टेट बदलेगा या आउट ऑफ इंडिया जाएगा, समझ रहे हैं ना सर। अगर इसका जवाब हाँ है तो फिर से नेक्स्ट सवाल आएगा। लेकिन सर अगर जवाब ना है, हैज योर स्टेट नोटिफाइड ई-वे बिल फॉर इंटर स्टेट, क्या आपका जो स्टेट है, होम स्टेट है, क्या वो इंट्रा स्टेट के लिए ई-वे बिल मैंडेटरी किया है। अगर नहीं किया है तो ई-वे बिल जरूरी नहीं है, बट अगर किया है तो फिर जरूरी है। मतलब अगर ई-वे बिल मास्ट किया है आपका स्टेट ने तो फिर आपके सामने सवाल आ गया। अच्छा, अब इसी फ्लो चार्ट में चलते हैं। जॉब वर्क, हैंडीक्राफ्ट गुड्स, क्या आपका गुड्स जॉब वर्क के लिए या हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए आउट ऑफ इंडिया इंटरस्टेट जा रहा है। अगर आपका आंसर नो है, ठीक है, फिर सेकेंड वैल्यू, क्या इसका वैल्यू 50,000 से ज्यादा है। अगर आपका आंसर ना है तो फिर आप नॉट नेसेसरी कर देना। बट अगर आपका आंसर हाँ है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू ए रजिस्टर्ड डीलर। अगर हाँ है तो फिर अगला जवाब होगा, बट अगर ना है तो फिर जवाब अलग होगा। अगर आप रजिस्टर्ड डीलर हो देन सेंडर सेल जनरेट ई-वे बिल, ऑब्वियसली। सर अगर आप रजिस्टर्ड डीलर नहीं हो, इज द रिसिपेंट रजिस्टर्ड, अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो फिर रिसिपेंट जो है गुड्स का वो रजिस्टर्ड है कि नहीं देखा जाएगा। अगर रिसिपेंट जो है वो रजिस्टर्ड है देन रिसिपेंट सेल जनरेट ई-वे बिल। बट सर अगर रजिस्टर्ड मतलब रिसिपेंट भी अनरजिस्टर्ड है देन ट्रांसपोर्टर सेल जनरेट इफ एप्लीकेबल, एल सेंडर रिसिपेंट सेल जनरेट एनरोलिंग एज सिटीजन। आप बात को समझना, अगर मतलब जो सप्लायर है अगर वो रजिस्टर्ड है तो ठीक है, बट अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, ना है, तो फिर रिसिपेंट रजिस्टर्ड है कि नहीं ये देखा जाएगा। तो फिर आरसीएम के थ्रू से वो ई-वे बिल जनरेट करेगा। सर अगर रिसिपेंट भी रजिस्टर्ड नहीं है देन ट्रांसपोर्टर सेल जनरेट इफ एप्लीकेबल, एल्स सेंडर और रिसिपेंट सेल जनरेट एनरोलिंग एज सिटीजन। ये देखो सर, ये भी एक पॉइंट था, एनरोलिंग एज सिटीजन का भी एक पॉइंट है। अगर ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाते तो ई-वे बिल फॉर सिटीजन हो सकता है, मतलब आप सिटीजन की तरह जनरेट न्यू ईडब्ल्यूबी अपडेट व्हीकल ई-वे बिल फॉर सिटीजन। हाँ,
प्रिंट EWB ई वेबल पोर्टल, आप समझ रहे हो ना, मतलब ई वेबल फॉर सिटीजन बोल के भी एक पॉइंट होता है, आप वहां पर जाके भी कर सकते हो, जहां पर दोनों अनरजिस्टर्ड होगा, जहां पर दोनों अनरजिस्टर्ड होगा। मतलब इससे सारा का सारा गुड्स का प्रूफ, क्या चीज का, सब कुछ का पता चलता है, मतलब एक ट्रांसपेरेंसी रहता है, डुप्लीकेसी का चांसेस कम हो जाते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग ना, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है आपको समझाते हुए। अच्छा, नेक्स्ट, सेंडर सेल जनरेट ई-वेबल क्या करेगा, फील पार्ट ए ऑफ जीएसटी EWB 01, जनरेट ई-वेबल बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स, जनरेट ई-वेबल बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स, ऑब्वियसली। सिमिलरली इस केस में भी सेम टू सेम, ओके, सिटीजन के थ्रू से जो करेगा वो भी वही है, और अगर ये भी करेगा तो भी वही है। फिल पार्ट ए ऑफ जीएसटी EWB 01, जनरेट ई-वेबल बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स। नाउ व्हेन हो गया, हु हो गया, ओके, हु का भी जवाब मिल गया, कौन करेगा, कौन का एरिया पता चल गया। नाउ व्हाट, वेदर द इंट्रास्टेट ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस, इंट्रास्टेट मतलब स्टेट के अंदर, वेस्ट बंगाल है तो वेस्ट बंगाल के अंदर, मणिपुर है तो मणिपुर के अंदर, महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र के अंदर, बिहार है तो बिहार के अंदर, वेदर द इंट्रास्टेट ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस 50 किलोमीटर से कम है क्या, अगर 50 किलोमीटर से कम है, then update the part B within 72 hours. The part B may be updated either by the transporter or supplier or the recipient as the case may be. और अगर 50 किलोमीटर से कम है, yes, whether the interstate transport distance 50 किलोमीटर से कम है, then yes, filing of part B not required. Then part B required नहीं है, then part A required है, sorry, part B जब ना है 50 किलोमीटर से ज्यादा होगा then required है। तो याद रखिएगा सर, ये सब हम लोगों ने अभी इतना देर से तो पढ़ ही रहे थे, अब यहाँ पर हम लोग समरी पढ़ लिए। बोलो सर, समझ में कुछ आया कि नहीं आया? हेलो, है सर, बोलो। ये पूरा का पूरा ई वे बिल का क्या था, फ्लो चार्ट था, इंटरेस्टिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग था। सर ई वे बिल का वैलिडिटी कब तक रहता है? ई वे बिल इज वैलिड फॉर पीरियड एज लिस्टेड बिलो व्हिच इज बेस्ड ऑन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द गुड्स, वैलिडिटी इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट एंड टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ ई वे बिल। सर मतलब सर किस तरह का कन्वीनियंस है, मतलब वाहन कैसा है उस पर डिपेंड करता है, व्हीकल कैसा है। सर अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, ओवर डायमेंशनल कार्गो कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ओडीसी, ओडीसी ओवर डायमेंशनल कार्गो मतलब जो साइज में बड़ा होता है, जिसको टाइम लगता है। सर चलो देख ही लो, ओवर डायमेंशनल कार्गो एक बार देख लो, फिर समझ आ जाएगा। समझ रहे हो सर? ऐसा गाड़ी देखे होंगे रास्ते में, ऐसा गाड़ी बहुत धीरे धीरे चलते हैं हाई रोड पे, में भी आप लोग जरूर देखे होंगे, है ना। ऐसा एक डिफेंस का कुछ प्रोडक्ट महाराष्ट्र से तमिलनाडु आ रहा था। सर 10 ईयर्स लगा उस पर्टिकुलर, 10 ईयर्स नहीं 5 ईयर्स लगा उसको पहुंचने में, 5 ईयर्स नहीं, तो नॉट 5 ईयर्स, 1 ईयर, 1 और 2 ईयर लग गया। मतलब वो पर डे 15 किलोमीटर से ज्यादा जर्नी नहीं करता था, कुछ ऐसा डिफेंस का मटेरियल लेके आ रहा था। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मुझे याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि महाराष्ट्र से कर्नाटका या तमिलनाडु में आ रहा था, पर डे 15 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जा सकता, तो उसको 1 साल से ज्यादा लग गया पहुंचने में उस पर्टिकुलर ड्राइवर को। तो जो भी हो, अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, अगर वो गाड़ी एक दिन में लेस देन 100 किलोमीटर जाता है, वैलिडिटी ऑफ यूएबल 1 डे है। अगर फॉर एवरी एडिशनल 100 किलोमीटर्स, मतलब 100 किलोमीटर से ज्यादा जितना दिन होगा, और पार्ट देयर ऑफ एडिशनल 1 दिन लगेगा, और 1 दिन वैलिड रहेगा। और अगर गाड़ी ओवर डायमेंशनल है, देन लेस देन 20 किलोमीटर्स, वैलिडिटी 1 डे, और 20 किलोमीटर के ज्यादा जितना दिन जाएगा, और पार्ट देयर ऑफ, और 1 दिन एक्स्ट्रा। ठीक है, ये होगा ई वे बिल का वैलिडिटी। 20 किलोमीटर से ज्यादा जितना एक्स्ट्रा जाएगा, एडिशनल 1 डे। ठीक है, the validity of e-way bill can be extended also. The generator of such e-way bill has to either 4 hours before expiry, expiry के 4 घंटा पहले extend कर दो, और within 4 hours after it expiry can extend e-way bill validity। मतलब आप 4 घंटा पहले या एक्सपायर होने के 4 घंटा बाद भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, डिटेल्स रिक्वायर्ड टू जनरेट ई-वे बिल। सर मैं आपको पहले ही बोला, इनवॉइस चाहिए, बिल ऑफ सप्लाई चाहिए, चालान चाहिए कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स का। ट्रांसपोर्ट बाय रोड होगा तो ट्रांसपोर्टर आईडी और व्हीकल नंबर चाहिए। ट्रांसपोर्ट बाय रेल, एयर और शिप होगा तो ट्रांसपोर्टर आईडी, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर एंड डेट ऑन द डॉक्यूमेंट, बस ये चाहिए। सर यहाँ पर कुछ एफएक्यू है, एक बार प्लीज गो थ्रू करना। ठीक है,
एक बार प्लीज गो थ्रू करना है FAQ को, आपको थोड़ा सा एक्सपोजर मिल जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है, या फिर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी पता चल जाएगा। तो दिस इज हाउ ई वे बिल एक्चुअली कॉन्सेप्ट, दिस इज ई वे बिल, GST के अंदर ई वे बिल का इतना इंपॉर्टेंस ही है सर। बोलो सर, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, समझ आया ना? हाँ सर। दित्सा, नंदिनी, प्रिया, रोशनी, तथा ओके सर, ठीक है सर। तो फिर मैं आज और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, ई वे बिल ने मुझे आज बताना था, तो मैं नोट शेयर कर देता हूँ ई वे बिल का, वाहन का भी साथ में कर दूंगा, और वो लिस्ट ऑफ जो गुड्स था उन एग्जेम्प्टेड का वो लिस्ट भी मैं शेयर कर देता हूँ, एक बार प्लीज़ गो थ्रू कर लो। और नेक्स्ट क्लास में GST का एक एक्स्ट्रा क्लास आई होप मैं दूंगा इस बार, उसमें मैं इसका GST का जो रिटर्न फाइलिंग एंड GST का क्या बोलते हैं पेमेंट के बारे में कुछ एरिया है, इजी एरिया है, वो एक बार मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है सर, ओके, आज इतना ही है फिर, टाटा फिर सबको, कोई सवाल है तो कर सकते हो सर। ओके सर, बाय सर। ओके सर, टाटा, बाय सर। बाय सर, बाय, टाटा, রাখছি স্যার। ওকে তথা তথা ডাক্তার দেখা স্যার কালকে